Hi guys, this is Pritika. I am working as a lecturer in हाईजा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, जो कि मैं कहना कई बार भूल जाती हूँ और मैं ये भी भूल जाती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कंटेंट अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और शेयर करें। तो अब हम इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ के बारे में पढ़ लेते हैं। इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ यानी कि किसी कम्युनिटी की या किसी एरिया की हेल्थ कैसी है और हेल्थ में प्रोग्रेस हो रहा है या फिर प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, प्रोग्रेस कम हो रही है या उतनी तेज़ी से नहीं हो रही है। इसको हम एक इवैल्यूएट कर सकते हैं, एक नंबर्स में काउंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स। ठीक है, तो इसमें मैनुअल जो है काउंटिंग लगती है। आप मॉनिटर करते हैं पर्टिकुलर एरिया की हेल्थ को या वहाँ पर हो रही बीमारियों को या कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ को या कितने लोगों को वहाँ टीका लगा है। इसके ऊपर हमें पता चलता है बेसिस पे कि एन नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ है, उसमें से इतने बच्चे हैं, इतने बूढ़े हैं, इतने यंगस्टर्स हैं जिनको ऑलरेडी वैक्सीन लगा हुआ है या हेल्दी हैं या सबको टीका लग चुका है। तो इस बेसिस पे हमें पता चलता है कि हाँ इतने लोग यहाँ के हैं जो अच्छे हैं या स्वस्थ हैं। हम बेसिकली नंबर्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे हम वहाँ पर हेल्थ प्रोग्राम्स लाते हैं, हेल्थ सर्विसेज लाते हैं कि अच्छा इस क्षेत्र में अभी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है, अभी इस डिज़ीज़ की मात्रा है या अभी रिसेंटली कोई डिज़ीज़ आई है तो उसके नंबर्स बढ़ रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं। तो उस बेसिस पे वहाँ पर हेल्थ प्रोग्राम्स लाए जाते हैं और हेल्थ प्रोग्राम्स काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये मॉनिटर किया जाता है कि वहाँ पर जितने भी केसेस हैं वो कितने रिकवर हुए हैं, कितने लोग ठीक हुए हैं। इस बेसिस पे हमें पता चलता है कि हेल्थ प्रोग्राम्स जो है काम कर रहे हैं। और अगर हेल्थ प्रोग्राम्स काम कर रहे हैं यानी कि आपका जो इंडिकेटर है वो बता देता है कि हाँ अब हमें इस क्षेत्र से बढ़ के आगे दूसरे क्षेत्र में जाना चाहिए जहाँ पर अभी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये इंडिकेटर के काम होते हैं। ठीक है, तो हम जान लेते हैं कि हमें इंडिकेटर क्यों चाहिए। इंडिकेटर्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सेस द हेल्थ ऑफ कम्युनिटी। ठीक है, हमें पता चलता है कि कम्युनिटी की हेल्थ कैसी है, ये इंडिकेटर्स बता देते हैं। एंड ऑल्सो टू कंपेयर द हेल्थ स्टेटस ऑफ वन कम्युनिटी विद अनदर, यानी कि अगर किसी कम्युनिटी की हेल्थ अच्छी है और दूसरी कम्युनिटी की हेल्थ कम अच्छी है या फिर थोड़ा बहुत नंबर्स में अप एंड डाउन है तो हमें पता चल जाता है, तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं कम्युनिटी का। ठीक है, और कंपैरिजन से हमें ये भी पता चल जाता है कि वहाँ पर कौन से हेल्थ प्रोग्राम्स जो हम लाए थे जिनकी वजह से हेल्थ अच्छी हुई या कौन सी ऐसी चीज़ें हम नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से हेल्थ अच्छी हुई, तो कंपेयर करके हम उन्हीं चीज़ों को बैलेंस में लाते हैं। ठीक है, तो ये कंपैरिजन कर सकते हैं। और हेल्थ मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएटिंग द हेल्थ सर्विसेज एंड हेल्थ प्रोग्राम्स, जिसके बारे में बात करा कि अगर किसी कम्युनिटी में हमने कोई हेल्थ प्रोग्राम लाया है, ठीक है, और वो कम्युनिटी के इम्प्रूवमेंट के लिए है और अगर वो प्रोग्राम काम कर रहा है तो कंपेयर टू जो पहले हेल्थ प्रोग्राम लाने से पहले जो स्टेटस थी या हेल्थ कंडीशन थी कम्युनिटी की, और प्रोग्राम्स लाने के बाद जो कम्युनिटी में जो हेल्थ का स्टेटस इंप्रूव हुआ है, उससे पता चल जाता है कि हाँ जो प्रोग्राम्स हैं जो लाए गए हैं वो काम कर रहे हैं, हेल्थ प्रोग्राम्स जो लाए गए हैं वो काम कर रहे हैं। तो इसीलिए में इंडिकेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है कि हम इवैल्यूएट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि कितने टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, मोर्टालिटी इंडिकेटर, मॉर्बिडिटी इंडिकेटर, डिसेबिलिटी इंडिकेटर, न्यूट्रिशनल इंडिकेटर, हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर, यूटिलाइजेशन रेट इंडिकेटर, इंडिकेटर फॉर सोशल एंड मेंटल हेल्थ, इन्वायरमेंटल इंडिकेटर, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर, हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर एंड अदर इंडिकेटर्स यानी कि मिसलेनियस इंडिकेटर्स। ठीक है, अब इन इंडिकेटर्स को हम लोग सेपरेटली एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, सबसे पहला इंडिकेटर आता है मोर्टालिटी इंडिकेटर या मोर्टालिटी रेट यानी कि मृत्यु दर। मृत्यु दर यानी कि पर्टिकुलर क्षेत्र में, पर्टिकुलर एरिया में साल में 1000 पॉपुलेशन के अंदर कितने लोगों की मृत्यु हुई। ठीक है, तो इसे हम, और इसी की बेसिस पे ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है जो बताता है कि अगर मृत्यु बहुत ज़्यादा हो रही है, कम एज वालों की ज़्यादा हो रही है, 1 साल के बच्चों की बहुत ज़्यादा हो रही है, और जो बच्चा पैदा करने वाली माँ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग डिलीवरी मौत हो जा रही है, तो ये बताता है कि वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएँ और वहाँ की हेल्थ कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। तो मोर्टालिटी रेट एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है ये पता करने के लिए कि उस जगह की स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं कि नहीं। तो मोर्टालिटी रेट में भी बहुत सारे इंडिकेटर हैं, और जो सबसे कॉमन इंडिकेटर है वो है क्रूड डेथ रेट। ठीक है, यानी कि सिंपल कि कितनी मौत हुई, वहाँ पर कितनी मौतें हुई। ठीक है, तो क्रूड डेथ रेट कैसे होता है, देखिए इंडिकेटर्स पढ़ लेते हैं। इक्वेंसी द फ्रीक्वेंसी ऑफ डेथ इन अ कम्युनिटी, यानी कितनी तेज़ी से कितनी ज़्यादा कितनी कम मौतें हो रही हैं, इसे हम मोर्टालिटी इंडिकेटर कहते हैं। उसमें आपका डेथ रेट आ जाता है क्रूड डेथ रेट इंडिकेटर। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर इन अ कम्युनिटी, यानी कि हर साल 1000 पॉपुलेशन के अंदर
एक क्षेत्र में हर साल 1000 पॉपुलेशन के अंदर कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि क्रूड डेथ रेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डेथ इन अ ईयर डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन। मिड ईयर यानी कि साल के बीच में जो पॉपुलेशन होगी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, यानी कि पर 1000 पॉपुलेशन, ठीक है। साल के बीच में 1000 पॉपुलेशन के अंदर कितने लोग मरे, ये आपका क्रूड डेथ रेट बता देता है, ठीक है, कि कितने लोग मरे। फिर से हम बात करते हैं, साल के बीच में यानी कि 6 महीने के एंड पे, ठीक है, साल के बीच में यानी कि 6 महीने एंड होने पर जो बीच का साल होता है, ठीक है, साल का बीचवा हिस्सा होता है, उस समय में 1000 पॉपुलेशन, एक हिस्से का, एक एरिया में जो 1000 पॉपुलेशन है, उस 1000 पॉपुलेशन में कितने लोगों की मृत्यु हुई उस साल के बीच में, ये बता देता है क्रूड डेथ रेट कि कितने लोग मरे, और ये बता देता है कि वहाँ की हेल्थ सर्विसेज कैसी हैं, ठीक है। दूसरा इंडिकेटर आ जाता है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, यानी कि जो 1 साल से के कम बच्चे, 1 साल के अंदर जिन बच्चों की मौतें होती हैं, इससे पता चल जाता है कि हेल्थ सर्विसेज की क्वालिटी वहाँ पर बहुत ही ख़राब है, क्योंकि अगर बच्चे जीवित नहीं रह पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका रिलेशन ये भी है कि जो बच्चा पैदा करने वाली माँ हैं, जो गर्भावस्था स्टेट में हैं, वो उनको भी हेल्थ न्यूट्रिशन या बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल रही होंगी, तो वहाँ की पॉपुलेशन कहीं ना कहीं अंडर नरिश्ड होगी, उनको सही सुविधाएं नहीं मिल रही होंगी, तो उसका भी रीज़न होता है कहीं ना कहीं जो बच्चे होते हैं वो बहुत कमज़ोर पैदा होते हैं, या कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी के साथ पैदा होते हैं, या फिर बहुत जल्दी उन्हें वैक्सीन या इम्यूनाइजेशन ना लगने की वजह से वो 1 साल के अंदर किसी न किसी बीमारी की चपेट में आ जाते हैं और मर जाते हैं, ठीक है। तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या है, रेशियो ऑफ डेथ अंडर 1 ईयर एज टू द लाइव नंबर ऑफ बर्थ इन द सेम ईयर पर 1000 लाइव बर्थ, यानी कि 1 साल में 1000 पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है, जितने बच्चे पैदा हुए हैं उसमें कितने बच्चों की डेथ हो गई है, ये बताता है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, यानी कि 1 साल के जो बच्चे, 1 साल में विद इन ईयर, ठीक है, 1000 पॉपुलेशन के अंदर जो 1 साल के से कम बच्चे पैदा हुए हैं, 1 साल से कम है बच्चे, उनमें से कितने बच्चे हैं जो 1 साल से कम थे, उनकी मृत्यु हो गई, वो हमें इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बताता है, और बताता है कि वहाँ की हेल्थ सर्विसेज कैसी हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट। देखिए, चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट से डिफरेंट है। इन्फेंट का मतलब होता है नवजात, अभी अभी पैदा हुआ, ठीक है। चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट होता है कि बच्चे कुछ साल जब बड़े हो जाते हैं तो एक स्पेसिफिक एज ग्रुप की मॉर्टेलिटी रेट चेक करी जाती है। तो यहाँ पर चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट क्या चेक किया जा रहा है, नंबर ऑफ डेथ एट एज 1 to 4 years इन अ गिवन ईयर, ठीक है, पर 1000 चिल्ड्रेन इन दैट एज ग्रुप एट द मिड पॉइंट ऑफ द ईयर, यानी कि साल के बीच में, किसी भी साल में, कोई भी साल, उस साल के बीच में पर 1000 बच्चे जो कि कौन सी एज ग्रुप के हैं, 1 से 4 साल के बीच के हैं, उनमें से उस साल में उनमें से कितने 1000 बच्चे हैं जिनकी डेथ हुई है, ठीक है। 1000 पॉपुलेशन में, जो 1000 पॉपुलेशन में 1 से 4 साल के जो बच्चे हैं, उसमें कितने बच्चे हैं जिनकी डेथ हो गई है उस साल में, और वो भी साल के बीच में, ठीक है। तो दोबारा समझते हैं, किसी भी साल में, स्पेसिफिक साल में और साल के बीच में ये चेक किया जाता है कि 1000 पॉपुलेशन के अंदर जो 1 से 4 साल के बीच के ग्रुप के बच्चे हैं, उनमें से कितने बच्चों की मृत्यु हुई है किसी भी रीज़न से, उसे हम चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट कहते हैं। इससे पता चलता है कि उस एरिया के बच्चे जो हैं वो कितनी एज ग्रुप तक जीवित रह पा रहे हैं, ठीक है। और अगर वो एज ग्रुप तक जीवित नहीं रह पा रहे हैं, उससे ज़्यादा, और उनको किसी न किसी बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु हो रही है, यानी कि वहाँ पर कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ और जो है बीमारियों का बोझ और स्वास्थ्य सुविधाओं का जो बोझ है वो बहुत जो है ख़राब है, या फिर स्थितियाँ ख़राब हैं, ठीक है।
दूसरा आता है आपका मैटरनल मॉर्टेलिटी। मैटरनल यानी कि माँ, यानी कि वो औरतें या वो लड़कियाँ जो रिप्रोडक्टिव एज में हैं, जो रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, यानी कि जो आगे की जनरेशन प्रोड्यूस कर सकती हैं, जो बच्चा पैदा कर सकती हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेथ अमंग वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज इन मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि जो विकासशील देश हैं, जो विकास जिनमें चल रहा है, वहाँ पर वो लड़कियाँ या वो औरतें जो रिप्रोडक्टिव एज में हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट कहते हैं। या फिर वो औरतें जो ड्यूरिंग डिलीवरी या बच्चा पैदा करने के टाइम स्वास्थ्य सुविधाओं की अभाव में उनकी मृत्यु हो जाती है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाने की वजह से या उसकी वजह से हैमरेज हो जाने की वजह से और सही पोषण ना मिलने की वजह से ड्यूरिंग डिलीवरी उन माँओं की मौत हो जाती है बच्चा पैदा करते टाइम, ठीक है। तो ये होता है मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, वो मॉर्टेलिटी रेट जो कि रिप्रोडक्टिव स्टेज में जो औरतें हैं उनका मॉर्टेलिटी रेट होता है, ठीक है। और उसी पर निर्भर करता है कि आगे की जो जनरेशन है वो हेल्दी पैदा होगी या फिर वहाँ की जनसंख्या कैसी होगी, क्योंकि नंबर ऑफ़ वुमेन पर ही डिपेंड करता है कि आगे जाके कितने नंबर ऑफ़ बर्थ्स होंगे, ठीक है। दो इंडिकेटर्स और हैं जो कि थोड़े इम्पॉर्टेंट हैं, इसके बारे में आप जान लीजिए। हम इससे पहले 4 इंडिकेटर्स पढ़ चुके हैं, जिसमें से आप पढ़ चुके हैं क्रूड डेथ रेट पढ़ चुके हैं, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट पढ़ चुके हैं, चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट पढ़ चुके हैं और मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट पढ़ चुके हैं। 2 और हैं जो कि समवेयर नेसेसरी हैं और एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या फिर इसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है। तो एक है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का एक आम सा शब्द है कि आप कितने साल जिए या उस साल के अंदर या स्पेसिफिक साल में कितने लोग इतनी उम्र तक जिए, या 70 जिए, 80 जिए, 90 जिए, ठीक है। तो ये बताता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक साल के अंदर 1000 पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स दैट विल बी लिव्ड बाय दोज बॉर्न अलाइव इनटू अ पॉपुलेशन इफ द करंट एज स्पेसिफिक मॉर्टेलिटी रेट परसिस्ट, यानी कि एज स्पेसिफिक मॉर्टेलिटी रेट परसिस्ट, यानी कि हमने एज स्पेसिफिक चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट काउंट करी थी, आपको याद होगा। तो चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट में क्या था कि हम ये देख रहे थे कि 1 से 4 साल के बीच में कितने बच्चे जीवित हैं, ठीक है। और उस स्पेसिफिक स्टेट में, यानी कि उस स्पेसिफिक ईयर में जब 1 से 4 साल के बच्चों की मृत्यु दर हमें अगर पता है कि इतने बच्चे जो हैं 1 से 4 साल के बीच में इनकी मृत्यु हुई है, उस अगर मृत्यु दर ज़्यादा है या कम है तो उससे पता चलता है कि हेल्थ सर्विसेज अच्छी हैं। और अगर मृत्यु दर ज़्यादा है, ठीक है, या कम भी है, तो उस स्पेसिफिक ईयर में जब 1 से 4 साल के बच्चों की मृत्यु दर अगर हमें पता है, उसी साल में कितने लोग 60 या 70 या 80 साल तक की एज तक जिए, हम ये पता करते हैं कि जो बच गए, जो नहीं मरे या जो किसी भी रीज़न से उभर गए डिजीज़ से और बच गए, वो कितना लंबा जिए, ये बताता है कि वहाँ की हेल्थ सर्विसेज इम्प्रूव करनी है या नहीं करनी। क्योंकि अगर 1 से 4 साल की उम्र की जो बच्चे हैं उनका अगर मॉर्टेलिटी रेट कम है, यानी कि मृत्यु दर कम है, तो बिल्कुल पॉसिबल है कि वहाँ की हेल्थ सर्विसेज अच्छी होंगी। और अगर हेल्थ सर्विसेज वहाँ की अच्छी हैं तो कहीं ना कहीं जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, यानी कि एक इंसान कितनी उम्र तक जिएगा उस स्पेसिफिक कम्युनिटी में जहाँ की हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी पता कर रहे हैं उस साल की, तो इससे ये पता चलता है कि वहाँ की अगर लोग ज़्यादा जी रहे हैं तो स्वास्थ्य सुविधाएं या फिर सारी चीज़ें या फिर वहाँ की डिजीज़ कम हैं, यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं, फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, सरकार हेल्थ प्रोग्राम्स ला रही है, तो ये पता चलता है कि वहाँ की हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, ठीक है। तो ये होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। दूसरा है सलिवन्स इंडेक्स। सलिवन इंडेक्स एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ये आपका पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या एज अ सिंगल डेफिनेशन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज सलिवन्स इंडेक्स। तो सलिवन इंडेक्स क्या होता है, ये एक बहुत ही एडवांस इंडिकेटर है और ये किस पर बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ फ्री ऑफ डिसेबिलिटी, यानी कि कुछ लोग हैं जो जीते तो हैं 60-70 साल तक, लेकिन बीमारी के साथ भी जीते हैं, कोई मेजर एक्टिविटी नहीं कर पाते, यानी कि अर्निंग नहीं कर पाते हैं, कोई डेली डे टू डे एक्टिविटी नहीं कर पाते, घर में एक इनकम सोर्स नहीं ला पाते, दे आर जस्ट इन द हाउस सिटिंग लाइंग ऑन बेड या ऑन व्हील चेयर,
और वो अपने घर में और अपने घर की सोर्स ऑफ इनकम में कोई इनपुट नहीं दे रहे हैं, बट वो जी रहे हैं, लंबा जी रहे हैं किसी स्पेसिफिक डिसेबिलिटी के साथ, या तो उनके पैर खराब हैं या हाथ खराब हैं या उनको कोई स्पेसिफिक बीमारी जिसकी वजह से वो जी तो रहे हैं बट डिसेबिलिटी के साथ जी रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि कितने लोग हैं जो डिसेबिलिटी के बगैर लंबा जिए और कितने लोग हैं जो डिसेबिलिटी के साथ जिए। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा? सलीवन इंडेक्स क्या है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि जिस साल की हम ये सलीवन इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं उस साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी उस साल में कितने लोग हैं जो 60 साल तक जिए, वो ईयर आप लिख देंगे यहाँ 60, अगर 60 साल जिए तो 60 ईयर लिख देंगे, 60 लिख देंगे, और ड्यूरेशन ऑफ बेड डिसेबिलिटी एंड इनेबिलिटी ईयर्स, ठीक है, और टू परफॉर्म मेजर एक्टिविटी, और वो लिखना है आपको ड्यूरेशन ऑफ बेड डिसेबिलिटी एंड इनेबिलिटी इन ईयर्स, यानी कि जो 60 साल की एक्सपेक्टेंसी है और कितने लोग हैं, है ना, और कितना साल और उस ईयर में कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस 60 साल को डिसेबिलिटी में काटा है, यानी कि वो बिस्तर पे रहे या व्हीलचेयर पे रहे या बहुत काम नहीं कर पाए या कोई इनपुट नहीं दे पाए, उस साल में जो 60 साल तक जीने वाले लोग हैं, उन 60 साल में जीने वाले लोगों में कितने ऐसे लोग हैं जो ज़्यादातर साल डिसेबिलिटी में रहे, ठीक है, तो वो साल आपको लिखना है, ठीक है, यानी कि उन लोगों के नंबर्स लिखने हैं जिन्होंने डिसेबिलिटी में वो ईयर्स काटे, और वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट लिखनी है जो उस साल की चल रही है। तो आपको मिल जाएगा सलीवन्स इंडेक्स, यानी कि कितने लोगों में से कितने लोग जो हैं डिसेबिलिटी फ्री थे जिन्होंने 60 साल की उम्र तक अपना जीवन काटा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट उस स्पेसिफिक साल में। तो अगर आपको कोई सवाल हो इसके बारे में जो नहीं समझ में आया है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। मैं फिर से एक वीडियो रिपीट कर दूंगी इसके बारे में, आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। मैंने पॉसिबिलिटी एक एक्सप्लेन कर दिया। तो ये है आपका मोर्टालिटी इंडिकेटर, ठीक है। मोर्टालिटी इंडिकेटर ही थोड़ा सा बड़ा था, बाकी सब शॉर्ट हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। मॉर्बिडिटी इंडिकेटर, इस इंडिकेटर को हम आम शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो बताता है कि इस समय बीमारियों का बोझ एक स्पेसिफिक साल के अंदर या स्पेसिफिक कम्युनिटी में, इस क्षेत्र में कितना है, यानी कि इस समय कितनी बीमारियां हैं जो अभी रिसेंट ईयर्स में, रिसेंट टाइम में चल रही हैं या फिर बढ़ी हुई हैं, ठीक है। हाँ, ये इंडिकेटर ये नहीं बताता है कि कौन सी बीमारी कितनी बढ़ी हुई है। ये इंडिकेटर ये बताता है कि इन शायद कि बीमारियों की वजह से जो है लोग ज़्यादा हॉस्पिटल्स में एडमिट हो रहे हैं, ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, ज़्यादा स्कूल नहीं जा रहे हैं, छुट्टियां कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि इस समय जो है बीमारियों का बोझ जो है बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं। रिवील्स द बर्डन ऑफ इल हेल्थ ऑफ अ कम्युनिटी, यानी कि इस समय स्पेसिफिक कम्युनिटी पर या क्षेत्र पर बीमारियों का बोझ कितना ज़्यादा है, ये कहलाता है मॉर्बिडिटी इंडिकेटर। और इसके कई टाइप्स हैं, तो हम पता करेंगे कि कितने टाइप्स हैं। तो पहला है इंसिडेंस एंड प्रिवलेंस। इंसिडेंस रेट ये होता है कि इस समय कोई अगर बीमारी है तो इस बीमारी से संबंधित कितने नए केसेस उजागर हुए, यानी कि कितने लोग इन्फेक्टेड हो गए और कितने लोग अभी भी रिस्क पे हैं कि वो इन्फेक्शन उन्हें हो सकता है। यानी कि कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप है, जैसे कोविड-19 में ही गाइस हर दिन नए केसेस बढ़ते ही जा रहे थे, और जो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टेड पॉपुलेशन थी, जिनकी इम्यूनिटी कम थी, वो थी कम एज के बच्चे और या फिर बहुत बुज़ुर्ग जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। तो ये हमारा होता है इंसिडेंस रेट। प्रिवलेंस रेट होता है कि उस बीमारी को हो जाने के बाद कितने लोग इस बीमारी से उभर गए हैं और कितने टाइम पीरियड में कितनी जल्दी उभर गए हैं या कितनी जल्दी ठीक हो रहे हैं, ठीक है। तो वो होता है प्रिवलेंस रेट, ठीक है। अटेंडेंस रेट एट आउट पेशेंट डिपार्टमेंट और हेल्थ सेंटर, जैसे कि पीएचसी और सीएचसी सेंटर में अगर सडनली बहुत ज़्यादा लोग आने लगे खांसी ज़ुकाम या बीमारी लेकर या वायरल फीवर को लेकर या सडनली टीबी की बीमारी को लेकर या फिर खांसी उन्हें आने लगे, तो जैसे कोविड-19 में सडनली पेशेंट के नंबर्स अगर बढ़ जाते हैं पीएचसी या सीएचसी सेंटर में या हेल्थ सेंटर में, कम्युनिटी सेंटर्स में, तो ये बताता है कि इस समय कोई स्पेसिफिक बीमारी है जो बहुत तेज़ी से फैली हुई है और हमें काम करना है, और इस समय किसी स्पेसिफिक बीमारी का बोझ है जिसे हमें कम करना है और हमें वैक्सीन लानी है, दुरुस्त करना है, ठीक है।
एडमिशन, रीएडमिशन एंड डिस्चार्ज, ठीक है। ये बताता है कि जैसे किसी हॉस्पिटल या नर्सिंग सेंटर में या फिर कम्युनिटी सेंटर में जहाँ पर हॉस्पिटल में लोग एडमिट हो रहे हैं, तो एडमिट हुए, ठीक हुए, और अगर ठीक हुए तो फिर उनको कोई बीमारी हुई, फिर से उन्होंने रीएडमिशन लिया, और फिर रीएडमिशन लेने के बाद वो डिस्चार्ज हुए, यानी कि और फिर डिस्चार्ज भी हुए तो कितने दिनों में डिस्चार्ज हुए, कितना दिन उन्हें ठीक लगा उनको, कितना दिन लगा उन्हें ठीक होने में, ठीक है। तो ये भी बताता है कि अगर कोई बीमारी आई है तो वो बीमारी आई और फिर से वो बीमारी हो सकती है, उसके चांसेस हैं, और अगर वो बीमारी हुई तो वो बंदा कितने दिन में ठीक होके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ, यानी कि वो बीमारी ने उस बंदे का कितना टाइम पीरियड कंज्यूम किया और उस स्पेसिफिक टाइम में उस बीमारी ने कितना लंबा समय खींचा उस साल में, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन हॉस्पिटल, और हाँ ये देखिए ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन हॉस्पिटल बताता है कि कितना लंबा समय आपने हॉस्पिटल में गुजारा, यानी कि उस बीमारी से ठीक होने में आपको कितना वक्त लगा, क्योंकि आप बीमार रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप अपने काम की, स्कूल की, ऑफिस की छुट्टी करेंगे, और कहीं ना कहीं स्कूल ऑफिस में छुट्टी करेंगे तो ये भी पता होता है कि वहाँ पर कितना नुकसान होगा, आपका कितना नुकसान होगा, और जब आप बीमारी से ग्रस्त होते हैं तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी डिग्रेड होती है, और कहीं ना कहीं आप सपोर्ट नहीं कर पाते हैं अपनी फैमिली को, तो मॉर्बिडिटी रेट पता चलता है। मॉर्बिडिटी रेट इससे भी पता चलता है कि आप कितना लंबे समय तक आप उस हॉस्पिटल में रहे, ठीक है। स्पेल्स ऑफ सिकनेस एंड एब्सेंस ऑफ फ्रॉम वर्क एंड स्कूल, यानी कि ऑब्वियस सी बात है अगर आप बीमार रहेंगे तो आप छुट्टी करेंगे, स्कूल की छुट्टी करेंगे, काम की छुट्टी करेंगे, तो स्कूल में जो कॉलेजेस में जो अटेंडेंस रेट जो होता है सडनली अगर कम हो जाता है, लोग सडनली कम आने लगते हैं, सडनली जैसे वायरल फीवर होता है तो बहुत सारे लोग इकट्ठा बीमार हो जाते हैं और छुट्टी लेने लगते हैं, तो उस समय लगता है कि हाँ ये जो स्पेसिफिक बीमारी है ये आई हुई है, मलेरिया आया हुआ है, डेंगू आया हुआ है, तो बहुत सारे लोग छुट्टी ले रहे हैं, तो इससे भी पता चल जाता है कि इस समय किसी भी बीमारी का बोझ बढ़ा हुआ है। नोटिफिकेशन रेट, लास्ट में क्या होता है नोटिफिकेशन रेट, यानी कि जैसे कोविड-19 आया था तो कोविड-19 के टाइम में जो है एक जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग कि किस क्षेत्र में, किस कम्युनिटी में उस बीमारी का कॉन्सेंट्रेशन या रेट ज़्यादा है, तो सरकार आपको टाइम टू टाइम नोटिफाई करती रहती है कि इस एरिया में इतनी ये केसेस ज़्यादा हैं, इस एरिया में केसेस कम है, इस एरिया में केसेस रिड्यूस हो रहे हैं, कंट्रोल में आ रहे हैं, तो ये होता है नोटिफिकेशन रेट। इससे भी पता चलता है कि अगर कोई बीमारी पर्टिकुलर क्षेत्र में फैली हुई है तो वो जो बीमारी है वो कितना कम हो सकती है या कितनी तेज़ी से फैल रही है, कितनी तेज़ी से कम हो रही है, या फिर हम उसे कंट्रोल में ला पा रहे हैं कि नहीं ला पा रहे हैं, इसके बारे में सरकार आपको नोटिफाई करती रहती है, बताती रहती है, जागरूक कराती रहती है, ठीक है। तो आपका ठीक है। अगला इंडिकेटर है डिसेबिलिटी इंडिकेटर। डिसेबिलिटी यानी कि शरीर में किसी तरीके का विकार या फिर शरीर के किसी अंग को इस्तेमाल ना कर पाना और डिपेंडेंट होना किसी के ऊपर इसी वजह से, शरीर के किसी विकार की वजह से, ठीक है। तो ये दो कैटेगरी में आ जाते हैं। पहला तो है इवेंट टाइप इंडिकेटर, यानी कि किसी इंसिडेंट की वजह से, ठीक है। पर्सन टाइप इंडिकेटर यानी कि एक पर्सन की कितनी एक्टिविटी है या कितना डिसेबिलिटी जिसकी वजह से उसकी एक्टिविटीज़ एक लिमिटेड एरिया में हो जाती है, लिमिटेड कन्फाइंड हो जाती हैं, ठीक है। तो इवेंट टाइप में इंडिकेटर आ जाता है कि कितने समय के लिए या कितने टाइम के लिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी, जैसे कि आपको कोई बीमारी हुई है या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो आप कितने दिनों के लिए आप बेड रिडन हैं या आप चल फिर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि आप रिकवर कर सकते हैं बट जब तक आप बीमार हैं आप उतने टाइम के लिए आप डिसेबल हैं, उतने टाइम के लिए आप बैठे हुए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी, ठीक है। बेड डिसेबिलिटी डेज, ठीक है, वो उतने दिन जब तक आप कोई मेजर एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं। बेड डिसेबिलिटी यानी कि कितने दिन ऐसे रहे कि आप अपने बेड पे ही पड़े रहे, आप उठ नहीं पाए, ठीक है। वर्क लॉस डे विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड, यानी कि और जितने दिन आप बेड पर पड़े रहे या जितने दिन आप डिसेबल रहे उतने दिन आपका काम का कितना नुकसान हुआ, ठीक है, उस स्पेसिफिक टाइम में जब आप बीमार हुए। तो ये आपका इवेंट टाइप होता है, यानी कि किसी घटना की वजह से, किसी बीमारी की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। दूसरा होता है पर्सन टाइप, यानी कि अगर जो डिसेबिलिटी है या फिर वो लंबी है या फिर वो परमानेंट टाइप है, ठीक है, तो क्या हो जाता है कि आपकी बॉडी या आपका कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको डिसेबिलिटी हो जाती है, कोई ऐसी डिजीज़ हो जाती है जिससे वजह से आपको लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी हो जाती है, या फिर आप किसी स्पेसिफिक डिजीज़ के साथ बॉर्न हुए हों जो जेनेटिक हो जिसकी वजह से आपको मूवमेंट के लिए अपने रोज़मर्रा के काम के लिए किसी की हेल्प लेनी पड़ती है, तो वो भी एक डिसेबिलिटी में आ जाता है जब आप किसी और के ऊपर अपने काम के लिए डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो इसमें पहले क्या है, लिमिटेशन ऑफ मोबिलिटी। लिमिटेशन ऑफ मोबिलिटी यानी कि
अपने शरीर का इस्तेमाल किसी के सहारे से ही मूव कर सकते हैं या अपने शरीर को किसी के सहारे से मूव कर सकते हैं। आप अपने बॉडी को मूव नहीं कर पाते, जो कि एक लिमिटेशन आ जाता है। यानी कि आप शरीर को किसी की मदद की वजह से, किसी स्पेसिफिक इक्विपमेंट की वजह से या मशीन की वजह से या किसी सेकंड पर्सन की मदद की वजह से ही मूव करा पाते हैं। तो कन्फाइंड टू बेड यह हो जैसे कि आपकी मोबिलिटी की, अब आप अपने बिस्तर तक ही रह सकते हैं या फिर अपने घर के आसपास ही घूम सकते हैं, ठीक है। स्पेशल एड इन गेटिंग अराउंड, यानी कि अगर आपको बिस्तर से उठना है या बेड से उठना है या अपनी डे टू डे एक्टिविटी करनी है तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी या किसी इंसान की या नर्स की ज़रूरत पड़ेगी मूवमेंट करने के लिए। तो आप ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते, आप लिमिटेड हैं, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। एक्टिविटी यानी कि अगर आप बेड्स में कन्फाइंड नहीं हैं, आप थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप बहुत लिमिटेड एक्टिविटी, आप चल फिर तो सकते हैं, लेकिन आप बेसिक जो काम हैं घर के, जैसे नहाना धोना, खाना खाना, कपड़ा धोना, अपने कपड़े खुद पहनना, ये सारे काम आप अपनी से नहीं कर पाते हैं, आप किसी की मदद से कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाता है, टू परफॉर्म बेसिक एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, जैसे कि ईटिंग, वॉशिंग, ड्रेसिंग। तो ये आपके दो टाइप के आ जाते हैं इंडिकेटर डिसेबिलिटी में, इवेंट टाइप एंड पर्सन टाइप इंडिकेटर, ठीक है। न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर, यानी कि इस क्षेत्र में, पर्टिकुलर क्षेत्र में, पर्टिकुलर एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको पोषण मिल रहा है कि नहीं, सही न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं, ये हम कैसे मेजर करते हैं न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर की हेल्प से। तो ये क्या होते हैं, पहला क्या लिखा है, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट ऑफ प्री स्कूल। एंथ्रोपोमेट्रिक का मतलब होता है कि बॉडी का मेजरमेंट करना, जिससे ये पता चल पाए कि एक स्पेसिफिक एज में, स्पेसिफिक एज ग्रुप में, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, एडल्ट हो, उस एज ग्रुप में हम बॉडी का मेजरमेंट से उसकी बॉडी हाइट वेट के हिसाब से ये पता कर लेते हैं कि इसको सही न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं, इसकी सही ग्रोथ हो रही है कि नहीं। तो इस स्टडी को हम एंथ्रोपोमेट्रिक स्टडी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो स्कूल वाले बच्चे हैं, जो सभी स्कूल में जो जा रहे हैं, ठीक है, उनका क्या है, प्री स्कूल यानी कि अभी स्कूल जाने से पहले, ठीक है, जो छोटे बच्चे हैं उनका वेट, हाइट, मिड आर्म सर्कमफेरेंस क्या होता है कि ये जो आपका आर्म है इसका सर्कमफेरेंस कितना है, बहुत पतला है या बहुत ठीक ठाक है, हेल्दी है, इससे पता चल जाता है कि बच्चा हेल्दी है कि नहीं है, ठीक है। और ये चेक करने से पता चल जाता है कि उसे सही न्यूट्रिशन मिल रहा है, उसकी सही ग्रोथ हो रही है, ठीक है। दूसरा क्या है, हाइट एंड वेट ऑफ अ चिल्ड्रन एट स्कूल एंट्री, यानी कि जैसे कि अब बच्चा 3 या 4 साल का हो गया कि अब हमें उसे स्कूल में डालना है, उस समय बच्चे का हाइट वेट कितना है, ठीक है। तो इससे भी पता चलता है कि बच्चा हेल्दी है कि नहीं है, उसको न्यूट्रिशन सही मिल रहा है। इससे हमें पता चलता है कि हाँ, उस एरिया में, उस कम्युनिटी में हेल्थ अच्छी है। तो दिस इज़ वन ऑफ द न्यूट्रिशनल इंडिकेटर, ठीक है। तीसरा क्या है, प्रेवलेंस ऑफ लो बर्थ वेट, ठीक है, यानी कि उस स्पेसिफिक टाइम में, उस स्पेसिफिक एरिया में, कम्युनिटी में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, क्या वो लो बर्थ वेट के साथ पैदा हो रहे हैं। अगर 2.5 किलो से वेट कम है तो उस एरिया में जो बच्चे हैं उनकी भी न्यूट्रिशन कम मिल रहा है, और जो माँ है जो बच्चा पैदा कर रही है उन्हें भी न्यूट्रिशन कम मिल रहा है। इससे पता चलता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में जो न्यूट्रिशन है वो कम मिल रहा है, तो सरकार उस क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान देती है, बच्चा और जच्चा पर स्पेशली ध्यान देती है कि बच्चा जच्चा स्वस्थ रहेंगे तो आगे आने वाली जनरेशन जो है वो स्वस्थ रहेगी, ठीक है। दूसरा क्या है, हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर। हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर बहुत आसान इंडिकेटर होता है। ये एक तरीके से रेशियो होता है जिससे हम कह सकते हैं या निर्धारित कर सकते हैं कि अगर ये रेशियो इतना ठीक है तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर जो हेल्थ डिलीवरी है, यानी कि जो हम समाज में जो स्वास्थ्य प्रोवाइड करा रहे हैं, सरकार जो स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड कराना चाह रही है वो सही तरीके से लोगों तक पहुँच रही है। तो ये बताता है कि लोग स्वस्थ रहेंगे या नहीं रहेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर पर्टिकुलर एरिया में 1000 लोग हैं, ठीक है, तो 1000 लोगों में कितने डॉक्टर्स होने चाहिए, ठीक है, यानी कि 100 पेशेंट पे कितने डॉक्टर्स होने, 100 पेशेंट पे अगर 1 डॉक्टर होना चाहिए तो उतना रेशियो है कि नहीं है, ठीक है, तो वो रेशियो होना चाहिए, ठीक है। और कितने नंबर ऑफ, अगर कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जिसमें अगर हमने डिसाइड करी है कैपेसिटी की, अगर 1 डॉक्टर है तो 2 नर्स होनी ही चाहिए उस PHC सेंटर में, तो ये रेशियो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।
पॉपुलेशन और हॉस्पिटल, यानी कि अगर कोई क्षेत्र है वहाँ पर इतनी पॉपुलेशन है तो उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कितना बड़ा हॉस्पिटल है और कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितने सरकारी हॉस्पिटल हैं, कितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, ये भी इंडिकेट करता है कि उस क्षेत्र की हेल्थ अच्छी होगी कि नहीं होगी। पॉपुलेशन कवर्ड बाय हेल्थ सेंटर, और जैसे हम लोग कई क्षेत्रों में बहुत सारे, जैसे लखनऊ में ही हम रह रहे हैं तो बहुत सारे PHC सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और जो CHCs हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला स्वास्थ्य केंद्र, ये सब जो हैं अगर ज़्यादा हैं तो ये समझ सकते हैं कि वहाँ की हेल्थ अच्छी होगी। अगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो हैं वो कम हैं तो ये रहेगा कि हाँ, हम ज़्यादा से ज़्यादा जनता को कवर नहीं कर पाएंगे, उनके स्वास्थ्य नहीं देख पाएंगे। तो PHC CHC सेंटर्स और ज़्यादा से ज़्यादा जो हेल्थ सेंटर्स होते हैं इस पर डिपेंड करता है कि वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होंगी कि नहीं। तो ये भी बताता है कि वहाँ पर जो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि अगर यहाँ के नंबर्स और रेशियो ठीक हैं तो हेल्थ अच्छी होगी। अगर ये जो नंबर्स और रेशियो जो है ये अगर सही नहीं है, गड़बड़ हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ की हेल्थ स्टेटस बहुत अच्छा नहीं होगा। तो ये एक नंबर में, एक काउंटिंग में ये मेजरमेंट है, ठीक है। यूटिलाइजेशन रेट जो होता है ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। इसमें हम पढ़ते हैं कि जो हेल्थ सर्विसेज सरकार ला रही है आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, और जिस क्षेत्र में वो हेल्थ सर्विसेज लाई जा रही हैं उस क्षेत्र में जो रहने वाले पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में से कितने लोग उस हेल्थ सर्विसेज का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। यानी कि अगर हमारे पास जनगणना है और जनगणना के अकॉर्डिंग कितने लोग आए हेल्थ सर्विस सेंटर पे उस सुविधा का लाभ लेने के लिए, इस पर डिपेंड करता है कि वहाँ की हेल्थ सर्विस जो है, वहाँ की हेल्थ अच्छी है कि नहीं। यानी कि जैसे कि अगर कोई इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आ रहा है तो कितने फैमिली के कितने लोग जो है अपने आप को इम्यून करा रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर कोविड-19 की बात कर लेते हैं तो बहुत से लोग डरते हैं, बहुत से लोगों को डर है कि हम बीमार हो जाएंगे, बहुत से लोगों को डर है कि हम मर जाएंगे, अफवाह फैला देते हैं लोग, तो डर के मारे लोग नहीं आते हैं। और ज़्यादा जो जागरूक हैं वो इम्यूनिटी करा रहे हैं, तो पता चल जाता है कि इतनी पॉपुलेशन में कितने लोगों ने इम्यूनाइजेशन कराया है और वो स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठा रहे हैं, सरकार उन्हें जो मुहैया करा रही है। और जैसे एंटीनेटल, प्रीनेटल, पोस्ट, जच्चा बच्चा के लिए जो प्रोग्राम्स लाए जाते हैं, जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, बाल सुरक्षा योजना, ये सारी जो है नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जो ये प्रोग्राम्स आते हैं, ये सरकार जो है पब्लिक है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में लाती है और उन हेल्थ जो मिशंस हैं और प्रोग्राम्स हैं उनका यूटिलाइजेशन वहाँ की जो स्पेसिफिक जनता है, उस प्राइमरी सेंटर के आसपास कितने जो जनता है वो उसका इस्तेमाल कर रही है कि नहीं कर रही है, कितने लोग आए इस PHC सेंटर पे, कितने लोगों ने अपना नाम दर्ज कराया और सुविधा का इस्तेमाल किया, इससे पता चल जाता है कि वहाँ की जो यूटिलाइजेशन रेट है कितना है। यानी कि उस सुविधा का इस्तेमाल कितना है, इस पर निर्भर करता है कि वहाँ की स्वास्थ्य जो है अच्छा होगा कि नहीं, ठीक है। और फैमिली प्लानिंग के बारे में कितने लोग जानकारी लेने आते हैं, फैमिली प्लानिंग डिवाइसेस को कितने लोग उन प्राइमरी सेंटर से मुहैया कराते हैं या फ्री में लेते हैं, इस पर डिपेंड करता है कि यूटिलाइजेशन रेट कितना है। यूटिलाइजेशन रेट अच्छा है तो यूटिलाइजेशन इंडिकेटर से पता चलता है कि वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी रहेंगी, वहाँ के लोग हेल्दी रहेंगे, ठीक है। तीसरा आता है इंडिकेटर और सोशल मेंटल हेल्थ। ये पता चलता है, ये बेसिकली एक तरीके से एक फैक्टर है जो उस एरिया में हो रही जो एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर पता चलता है। जैसे कि उस स्पेसिफिक एरिया में कितने सुसाइडल इंसिडेंट हुए, ठीक है, कितने लोगों ने आत्महत्या करी, कितने लोगों ने इलीगल किलिंग करी, किसी को गुस्से में या झगड़े झंझट में या किसी को मार दिया, ठीक है, एक इंसान ने दूसरे इंसान की किलिंग करी, उसे हम होमोसाइड कहते हैं। और अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज़, वहाँ पर कितने लोग जो हैं जो शराब के लती हैं या ड्रग्स के लती हैं, और कितने लोग वहाँ पर सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, यानी कि उस एरिया में ट्रैफिक कितना ज़्यादा है, कितने ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, कितनी रैश ड्राइविंग की वजह से एक्सीडेंट होते हैं। फैमिली वायलेंस और एक्सेट्रा। फैमिली वायलेंस यानी घर में कितना ज़्यादा जो है, घर के अंदर कितना वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, ठीक है, और चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है। ये सारे जो रिपोर्ट्स आती हैं, ये जो डेटाज निकलते हैं, इनसे पता चलता है कि वहाँ उस स्पेसिफिक एरिया की जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी नहीं है, ठीक है।
ये एक इंडिकेटर है जो बताता है कि अगर मेंटली है, देखिए WHO की डेफिनेशन कहती है कि आप फिजिकली, मेंटली और सोशल वेलबिंग, ठीक है, यानी कि आप स्वस्थ, दिमागी तौर पे स्वस्थ होने चाहिए, आप फिजिकल बॉडी तौर पे स्वस्थ होने चाहिए और आप सोसाइटी से भी खुश होने चाहिए, तभी आप हेल्दी कहलाते हैं। तो ये एक सोशल फैक्टर है जो बताता है कि आप स्वस्थ नहीं हैं, ठीक है। और एनवायरमेंटल इंडिकेटर बताता है कि वहाँ का पॉल्यूशन तो नहीं है, ठीक है। ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर वहाँ का पानी प्रदूषित है, हवा प्रदूषित है, कोई इंडस्ट्री है जो टॉक्सिक केमिकल रिलीज़ कर रही है, या खाने पीने में मिलावट है, या फिर लोग कहीं भी कचरा डंप कर देते हैं, सॉलिड वेस्ट कहीं भी डंप कर देते हैं, और किसी केमिकल इंडस्ट्री से कोई टॉक्सिक सब्सटेंस निकल रहा है और उसके आसपास के रहने वाले जो एरिया के लोग हैं उनका पानी पॉल्यूटेड हो रहा है, सॉइल पॉल्यूटेड हो रहा है। पॉल्यूटेड पानी और पॉल्यूटेड सॉइल जो होता है कहीं ना कहीं आपकी जो फूड वेब होता है, जो खाना होता है उसमें आ जाता है, और अगर खाने में आ जाता है तो वो आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है, पर हमें पता नहीं चलता, में बहुत सारी डिजीज़ेज़ हो जाती हैं। तो अगर पॉल्यूशन कम है एरिया में तो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ की हेल्थ सर्विसेज अच्छी हैं, लेकिन अगर पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है, वहाँ की हवा ख़राब है और वहाँ का सॉइल ख़राब है, पानी ख़राब है, तो ये श्योरिटी है कि वहाँ पर बीमारी ज़रूर होगी और वहाँ पर बीमारी का बर्डन, मॉर्बिडिटी रेट ज़्यादा हो जाएगा। तो ये वन ऑफ द इंडिकेटर है जो बताते हैं कि वहाँ की सुविधाएं, हेल्थ सर्विसेज अच्छी होंगी नहीं, या स्वास्थ्य लोगों का वहाँ अच्छा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। बस लास्ट के 3 इंडिकेटर्स और पढ़ लेते हैं, बहुत ईजी है, तुरंत खत्म हो जाएगा, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर यानी कि सोसाइटी एंड सामाजिक और आर्थिक इंडिकेटर, जिससे ये पता चलता है कि वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं कि नहीं। तो इसमें क्या होता है, 2 से 3 इंडिकेटर्स आते हैं जिससे पता चलता है कि वहाँ की आर्थिक और सामाजिक स्थिति अच्छी है कि नहीं, और आर्थिक सामाजिक स्थिति अच्छी है तो स्वास्थ्य अच्छा है, ठीक है। तो रेट ऑफ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, कितनी तेज़ी से पॉपुलेशन रेट बढ़ रहा है या घट रहा है या मेंटेन है, इस पर पता चलता है। रेट ऑफ पॉपुलेशन अगर बढ़ रहा है तो ऑब्वियस ही बात है कि लोग स्वस्थ हैं, तो रेट ऑफ पॉपुलेशन बढ़ता है जब जनता स्वस्थ होती है और सुखी होती है, हेल्दी होती है, न्यूट्रिशन वाइज, हेल्थ वाइज, सब तरफ से, ठीक है। लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और जो है बेरोज़गार लोग कितने हैं, रोज़गार कितनों को है, इस पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ की हेल्थ सर्विसेज अच्छी हैं कि नहीं, ठीक है। डिपेंडेंसी रेट यानी कि बेरोज़गार लोग, ऐसे लोग जो घर पर हैं, जो एम्प्लॉयड नहीं हैं, जो घर पर स्टे करते हैं, तो और वो घर पर जो स्टे कर रहे हैं वो डिपेंडेंट हैं अपने स्पाउस पर, तो वो डिपेंडेंसी रेट पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। लिटरेसी रेट, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है। फैमिली साइज़, कितना बड़ा फैमिली साइज़ है, फैमिली साइज़ अगर बड़ा है और अर्निंग मेंबर एक है तो भी न्यूट्रिशन जो होता है वो सबको नहीं मिल पाता है, इसीलिए बोला जाता है हम दो हमारे दो, सरकार आप तक एक पैगाम पहुंचाती है कि आप उतने ही लोगों को मेंबर में अपने घर में रखें जितने का आप लालन पालन कर पाएँ, ठीक है, उतने ही हिसाब से आप अपनी फैमिली बढ़ाएं। हाउसिंग मतलब कि आपका घर स्पेस अकॉर्डिंग बड़ा है कि नहीं, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू स्पेस जितने लोग होने चाहिए आपके, आप जितने लोग हैं उस अकॉर्डिंग आपके घर का स्पेस है कि नहीं, ठीक है। तो इससे पे भी डिपेंड करता है आपका हेल्थ स्टेटस, ठीक है। दूसरा हेल्थ एंड पॉलिसी इंडिकेटर में क्या आ रहा है गाइस कि इंक्लूड्स द प्रोपोर्शन ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है कि जैसे अगर कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे वो एक छोटा सा बिस्किट ही क्यों ना हो, या चाहे एक छोटी सी, जैसे कि अगर राशन ही क्यों ना हो, दाल का पैकेट ही क्यों ना हो, तो उसको जनता तक पहुंचाने में जो टोटल अमाउंट आता है उसमें सरकार का कितना इन्वॉल्वमेंट होता है उस अमाउंट को कम करने में, ठीक है। वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है कि फाइनल प्रोडक्ट जो जनता तक पहुँचे वो उस तरीके से पहुँचे कि वो जनता की रीच में हो और बहुत महंगा ना हो, ठीक है। और सरकार का कितना इन्वॉल्वमेंट है उस प्रोडक्ट को सस्ता बनाने में, तो वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। एंड प्रोडक्ट है, उसकी फाइनल वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो इंक्लूड्स द प्रोपोर्शन ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट स्पेंड ऑन द हेल्थ सर्विसेज, यहाँ पर बात कर रहे हैं, जैसे हमने आपको बताया कि सरकार का कितना इन्वॉल्वमेंट है लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि सरकार कितना बजट खर्चा कर रही है अपने एंड से लोगों के स्वास्थ्य को इम्प्रूव करने के लिए। और ये जो स्वास्थ्य कहीं ना कहीं जो इम्प्रूव करती है वो लोगों से जो सामान के थ्रू जो टैक्सेस कलेक्ट करती है वो जनता में ही स्पेंड करती है, ठीक है। तो कितना प्रपोर्शन ऑफ क्या है कि कितनी सर्विसेज आई, उन सर्विसेज में सरकार ने कितना स्पेंड किया, हेल्थ रिलेटेड
एक्टिविटीज़ यानी कि जो स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि साफ़ पानी पहुंचाना, जहाँ पर साफ़ पानी नहीं आता वह टैंकर से वाटर सप्लाई पहुंचाना, साफ़ पानी पहुंचाना। सैनिटेशन यानी कि जगह जगह सुलभ शौचालय बनवाना, ठीक है। हाउसिंग यानी कि जो लोग स्लम में रह रहे हैं उनको आवास विकास वगैरह के तहत जो है सरकारी योजनाओं के तहत घर प्रोवाइड कराना कम पैसों में। न्यूट्रिशन यानी कि जैसे राशनिंग जो है, जो कम वर्ग की जो जनता है उसको राशनिंग प्रोवाइड कराना और मतलब आराम से जैसे कम अमाउंट में उन्हें राशन प्रोवाइड हो जाए, ठीक है। अदर इंडिकेटर्स जो आते हैं, अदर इंडिकेटर्स में आपके हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर्स आ जाते हैं, सोशल इंडिकेटर आ जाते हैं, बेसिक नीड इंडिकेटर आ जाते हैं, हेल्थ फॉर ऑल इंडिकेटर्स आते हैं। इसको हम बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में नहीं पढ़ेंगे, इसीलिए अदर्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ टॉपिक ख़त्म होता है और थोड़ा लेंदी है, तो आप इसकी स्पीड बढ़ाकर देखिएगा ताकि जल्दी ये कवर हो जाए।